हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं विशाखा गाइडलाइंस 1997 और सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 इन दोनों के बारे में। ये विशाखा गाइडलाइन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट तो देखते ही पता चल रहा है कि ये किस बारे में है, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस ऐसे सुन के पता नहीं चलता किस बारे में है। तो बहुत बार ये एग्जाम्स में दिख रहा होता है हमको ये क्वेश्चन कि विशाखा गाइडलाइंस किस मामले में गाइडलाइंस हैं। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में गाइडलाइंस है, ये आंसर्स में होता है, तो ये जानना जरूरी है। तो आज के दिन इसके बारे में जानने की क्या जरूरत हो गई। करंट इवेंट क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट स्टाफर last Saturday, that is 20 April 2019, alleged that the Chief Justice of India, Sri Ranjan Gogoi, has harassed her sexually, and as she didn't give in, she was dismissed from service on frivolous charges, and her husband and brother-in-law also who are in Delhi police who are Delhi police head constables are also suspended on motivated charges and continue to harass her and her family. ये उसका कंप्लेंट है। एक लेडी सुप्रीम कोर्ट स्टाफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इस तरह का एलिगेशन किया है लास्ट सैटरडे। तो उसके बाद क्या हुआ, वाइल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रेफ्यूटेड हर चार्जेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो डिनाई कर दिए चार्जेस। डिनाई करते करते सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म्ड ए 3 जज बेंच कंसिस्टिंग ऑफ द सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बॉब्डे, जस्टिस एन वी रमणा and Justice Indira Banerjee to look into the charges. So Chief Justice of India मना किए ये चार्जेस को और एक 3 जज बेंच बनाया। तो इनके ये कंप्लेंट्स को देखने के लिए इस केस को देखने के लिए। तो ये रिसेंट इवेंट है, इस तरह का इवेंट कभी सुना नहीं हमने, कभी हुआ भी नहीं। तो इसके बारे में इंडिया में क्या लॉस हैं इसके बारे में हम जानते हैं। आर देयर एनी लॉस इन आवर कंट्री विद रिगार्ड्स टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो कोई लॉस है क्या वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। यस, विशाखा गाइडलाइंस 1997 ये किसने बनाया, दे आर फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013 आर द लॉस करंटली गवर्निंग सच केसेस। सो इसका मतलब ये देखते ही हमें पता चल रहा है कि 1997 से पहले सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कोर्ट जाने पुलिस में कंप्लेंट करने के अलावा और कोई रिड्रेसल नहीं था। सो व्हाट आर दिस विशाखा गाइडलाइंस 1997? Before 1997, a person facing sexual harassment at workplace had lodged a complaint under Section 354 of Indian Penal Code 1860 that deals with the criminal assault of women to outrage women's modesty, and Section 509 that punishes an individual for using a word, gesture or act intended to insult the modesty of women. So 97 से पहले इंडियन पिनल कोड के ये सेक्शंस 354 और सेक्शन 509 में केस दर्ज करने के अलावा, कंप्लेंट लॉन्च करने के अलावा लेडी के पास कोई चारा नहीं था। बट ड्यूरिंग द 90s, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई भंवरी देवी who tried to prevent child marriage as part of her duties as a worker of the Women Development Program. So ये भंवरी देवी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी। तो वो अपने काम के मामले में चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए रोका। तो क्या हुआ, शी वॉज रेप्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द गुज्जर कमिटी, द फ्यूडल पैट्रियार्क्स who were enraged by her, in their words, a lowly woman of from a poor and potter community. तो उनको गुस्सा आ गया कि ऐसे एक छोटे कास्ट की औरत हमको चाइल्ड मैरिज रोको करके इस तरह के हमें पट्टी पढ़ा रही है। She has the guts to decided to teach her a lesson and raped her repeatedly. The rape survivor did not get justice from Rajasthan High Court, and the rapists were allowed to go free. This enraged a women's right group called Vishaka. So Vishaka लेडी का नाम नहीं है जो कोर्ट पहुंची थी, लेकिन एक ये एनजीओ का नाम था। तो that filed a public interest litigation in the Supreme Court of India. This case brought to the attention of the Supreme Court of India the absence of domestic law occupying the field to formulate effective measures to check the evil of सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन एट ऑल वर्क प्लेसेस। सो इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आ गया कि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं है, पार्लियामेंट के थ्रू ऐसा कोई लॉ बनी नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। सो पहले गाइडलाइंस बनाया सुप्रीम कोर्ट ने in this case of Vishaka versus State of Rajasthan. In 1997, the Supreme Court passed a landmark judgment in the same Vishaka case,
laying down guidelines to be followed by establishments in dealing with complaints about sexual harassment. तो ये गाइडलाइंस बनाया, तब तक के लिए ये गाइडलाइंस वैलिड है जब तक लॉ नहीं बनेगी। ये लॉ बनी थी 2013 में। Vishaka guidelines were stipulated by the Supreme Court of India in Vishaka and others versus State of Rajasthan case in 1997 regarding sexual harassment at workplace. The court stated that these guidelines were to be implemented until legislation is passed to deal the issue. So 2013 के बाद एक्ट बन गई और विशाखा गाइडलाइंस को सुपरसीड करते हुए the court decided that the consideration of international conventions and norms are significant for the purpose of interpretation of guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Articles 14 equality, 15, 19 freedom wale, and 21 right to life and liberty wala of the constitution, and the safeguards against sexual harassment implicit therein. So right to life and liberty with dignity, इसके अंदर ही ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए करके अंडरस्टूड है ये कहा। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, इसका कोई डेफिनेशन दिया क्लियरली या कोई भी बात को सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर whether directly or by implication as physical contact and advances, a demand or request for sexual favors, sexually colored remarks showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. So where ये सारे points जो हैं इसमें इसको sexual harassment में ये सारे points आते हैं। Where any of these acts is committed in circumstances where the victim has a reasonable apprehension तो इस तरह का कुछ करे और विक्टिम को ऐसा कुछ डर लगे दैट इन रिलेशन टू द विक्टिम्स एम्प्लॉयमेंट और वर्क, whether she is drawing salary or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. So lady अगर काम कर रही है तो उनको जहाँ भी सैलरी ड्रॉ कर रही है या ऐसे ही वॉलंटरीली काम कर रही है तो गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, जहाँ कहीं भी इस तरह का लेडीज काम कर रहे हैं कम से कम 10 लोग, तो इस तरह का ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी फॉर इंस्टेंस when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment and work, including recruiting or promotion, or when it creates a hostile work environment. तो हॉस्टिलिटी क्रिएट करें, उनके बातें ना माने तो ये भी गलत है। Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto. तो complaints करे, कुछ पूछे उसके अगेंस्ट, इस तरह के एक्शन के अगेंस्ट कुछ पूछे तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Thus, sexual harassment need not involve physical contact. सो सेक्सुअल हरासमेंट में टच करना जरूरी नहीं है, इन सब में कुछ भी करे वो सब भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आता है। एनी एक्ट दैट क्रिएट्स ए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, बी इट बाय वर्च्यू ऑफ क्रैकिंग ल्यूअर्ड जोक्स, मतलब वल्गर जोक्स, वर्बल अब्यूज, चिल्लाना और डांटना अननेसेसरीली, सर्कुलेटिंग ल्यूअर्ड रूमर्स, तो इनके बारे में रूमर्स पास करना अकाउंट्स एज सेक्सुअल हरासमेंट। सो टच करना जरूरी नहीं है, इनके बारे में इधर उधर रूमर्स फैलाए या जोक्स इनको बोले या वर्बल अब्यूज करे, ये सब भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आता है। द क्रिएशन ऑफ ए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट थ्रू अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर may consist not of a single act but of a pattern of behavior comprising many such acts. So एक दिन एक बात बोल दिया ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली इस तरह का पैटर्न देखा जाता है, तो ये सब भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आता है। Thus, it is important that the victim report such behavior as soon as possible and not wait for it to become worse. So, गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है कि विक्टिम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करे, वेट ना करे कि और सिचुएशन खराब होता जाए। In some cases, the psychological stigma of reporting the conduct of a co-worker might require a great deal of courage on the part of the victim, and they may report such acts after a long period of time. So जल्द से जल्द रिपोर्ट करे तो अच्छा है, लेकिन लेट से भी करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस लिए ना। The guidelines suggest that the complaint mechanism should ensure time-bound treatment of complaints, but they do not suggest that a report can only be made within a short period of time since the incident occurred. So, incident होने के बाद
इंसिडेंट होने के बाद इतने टाइम में देना है, उतने टाइम में देना है, तो इस तरह का रिजिड रूल्स नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करे तो अच्छा है. ऑफन द पुलिस रिफ्यूज टू लॉन्च एफआईआर्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, स्पेशली वेयर द हरासमेंट अकर्ड सम टाइम एगो. सो पुलिस भी एफआईआर लॉन्च करने से कभी कभी रिफ्यूज कर लेती है कि आप इतने दिन के बाद क्यों आए, ऐसा करके बोलते हैं, ये सब गलत है. सो इसके बारे में पीडीएफ गाइडलाइंस का पीडीएफ है ये, देख सकते हैं आप. What is sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013. So बाद में act जो बनी है ये क्या है? This act is the legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. ये विशाखा गाइडलाइंस को आगे करते हुए पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया. इट वॉज पास विद लोकसभा ऑन 3 सितंबर 2012. उसके बाद राज्यसभा में भी हुआ. फाइनली द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 9 दिसंबर 2013. This statute superseded the Vishaka Guidelines for Prevention of Sexual Harassment introduced by the Supreme Court of India. So Vishaka Guidelines को supersede किया. आज के दिन ये एक्ट करंटली लागू है. So इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा. Thus the current case against the Chief Justice of India come under this laws. So इस laws के अंदर ये Chief Justice का जो भी केस हुआ अभी वो इसी में आता है क्या? Supreme Court has formulated the Gender Sensitization and Sexual Harassment of Women Act, Supreme Court, Prevention, Prohibition and Redressal Rules 2013 based on the act mentioned. So अभी जो एक्ट बनी थी उस एक्ट के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेमिसेस में हाँ ये रूल्स बनाई है जेंडर सेंसिटाइजेशन उसी एक्ट के बेसिस पे. सो द करंट केस इज गवर्न्ड बाय दिस रूल्स. So what is the procedure adopted in such cases in Supreme Court? Supreme Court के अंदर कोई कंप्लेंट करे तो उसको कैसे डील करते हैं? The Chief Justice of India will look into the complaint and if he is satisfied that there is some weight in the allegations, will refer the matter to the internal committee of the Supreme Court headed by a woman judge to look into the matter. So सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है तो सबसे पहले चीफ जस्टिस देखते हैं उस कंप्लेंट को. अगर सेटिस्फाई होते हैं कि कुछ बात है उस कंप्लेंट में, एलिगेशंस में, तो उसको इंटरनल कमेटी को रेफर करते हैं. वो इंटरनल कमेटी एक वुमन जज हेड कर रही होती है. सो लेकिन इस केस में कंप्लेंट चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ही है. सो बट व्हेन द केस इज अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ, तब क्या होता है? There is no provision till date as it is Chief Justice himself who should decide if a case exists or not. So ये लूप होल है इस पर्टिकुलर केस में कि अभी तक ये बात कभी सोचा नहीं किसी ने कि चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ही कंप्लेंट आ सकता है. तो कंक्लूजन क्या ले सकते हैं हम? whenever there is a lacuna in the laws, they need to be rewritten to plug those gaps and this is one such classic case. So जब भी इस तरह के लूप होल्स होते हैं लॉ में कि सपोज इस केस में चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट हो तो क्या पहले कहीं लिखा नहीं है, इस तरह का है तो उसको अब लिखना चाहिए. तो इस तरह का एक स्पेशल केस है ये. थैंक यू. टू नेक्स्ट वीडियो.